हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आज मैं अपना पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बायोलॉजी को लेकर। बच्चों, जैसे कि हम जान रहे हैं कि आज हम लोग पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं 12वीं कक्षा का साइंस बायोलॉजी का। आज ये पहला लेक्चर है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे 12th में कुल 16 चैप्टर है और 16 के 16 चैप्टर हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने कि बोर्ड में हमारे अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएं। और लेक्चर शुरू करने से पहले हमें कुछ पहली तैयारी करनी है। जैसे कि पहला ये चैप्टर जीवों में जन्म, पहले चैप्टर का नाम है। ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, ये चैप्टर कितने नंबर का है और ये कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। फिर इस चैप्टर से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। और हम 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट करें उससे पहले हमें कुछ एक उद्देश्य है वो हमें पहले क्लियर कर लेना चाहिए। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं 12th स्टैंडर्ड जैसे ही हम कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, हम लोग 12th स्टैंडर्ड पढ़ ही रहे हैं। उसके बाद फिर हमारी नीट की एग्ज़ाम आती है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि सबके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम देखें कुछ बच्चे जो है मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर बनना है, तो ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने अपना ध्येय पहले से, अपना एम, अपना टारगेट पहले से फिक्स कर रखा है कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो उनको एक बहुत ही विशेष एग्ज़ाम है जो सरकार द्वारा ली जाती है, केंद्र सरकार द्वारा, जिसका नाम है नीट, NEET। नीट का पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, क्योंकि 720 नंबर का होता है, जिसमें 360 नंबर बायो के हैं, 180 नंबर फिजिक्स का है और 180 नंबर केमिस्ट्री का है। बच्चों, अगर हम इस पे ध्यान दें, नीट पे अगर मैं कुछ 2 मिनट के लिए आपको बताना चाहूँगा, ब्रीफिंग करना चाहूँगा, फिर उसके बाद हम बायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, नो डाउट। बच्चों, नीट क्या है? नीट एक कॉम्पिटिटिव टेस्ट है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो आपको मेडिकल में जाने के लिए आपका लाइन खोलता है, रास्ता दिखाता है कि आपको कि आप क्वालिफाई हो गए तो आपको MBBS में आसानी से एडमिशन मिल जाता है। लेकिन इसके कुछ रूल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बच्चों, नीट की एग्ज़ाम देने के लिए आपको 12th में कम से कम आपके 50% होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के तीनों सब्जेक्ट में आपके 50% होने चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी, नीट में पासिंग मार्क कम से कम आपको 50% है, मतलब 720 में से कम आपको 50% लाने। अगर 720 नंबर अगर देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 180 फिजिक्स का है, 180 केमिस्ट्री का है और 360 नंबर बायो का है। अगर हम जी जान लगा के 720 में से पासिंग कितना है, 360, अगर हम जी जान लगा के बायोलॉजी में एकदम जी तोड़ मेहनत कर दें तो हमारा पासिंग मार्क आसानी से बैठ जाता है। हालांकि बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नीट की एग्ज़ाम आपकी जो होती है वो मई के महीने में होती है, लेकिन इसका फॉर्म जो है वो दिसंबर में भरा जाता है। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, फॉर्म भरते वक्त भी ध्यान रखना है। और नीट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और एक बात और है, नीट के जो पेपर आते हैं वो 0.25% निगेटिव मार्किंग के साथ आते हैं। निगेटिव मार्किंग भी हालांकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 10 क्वेश्चन में से 4 आपका सही हो गया है, 6 सही हो गया आप लोग का, 4 गलत हो गया। तो उस 4 के गलत में अगर हम देखें तो आपका जो एक और सही है वो भी काट लिया जाएगा। अगर आपको परसेंटेज निकालने आता है अच्छी तरह तो आप खुद निकाल के देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 100 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, हालांकि नीट में हर एक क्वेश्चन, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, 4 नंबर का एक MCQ आता है। उसके 4 ऑप्शन होते हैं। अगर आप श्योर हो तो ही उसको टिक करो, अगर नहीं श्योर हो तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो, छोड़ सकते हो, उसका कोई भी नंबर जुड़ेगा नहीं और आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। हालांकि जैसे कि हम लोग अभी निगेटिव मार्किंग पे बात कर रहे थे, निगेटिव मार्किंग मैं आपको एकदम क्लियर तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई एक लड़का या एक लड़की, उसने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब 100 क्वेश्चन में से उसके 60 सही हैं और 40 गलत हैं, 60 सही हैं और उसके 40 गलत हैं। अब अगर आप इसका 0.25% माइनस मार्किंग करें तो आपके हिसाब आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, ये था हमारा नीट का लेके थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डिस्कशन। मुझे ऐसा लग रहा था जो कि आप लोग से शेयर करना चाहिए, आप लोग को बताना चाहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें, पढ़ना तो हमें पूरे साल भर है ही। हालांकि
बायोलॉजी का तो नो डाउट हम करेंगे, अच्छी तरह मेहनत करेंगे ताकि हमारी अच्छे से अच्छे नंबर आ सके, बोर्ड क्वालिफाई कर सके हम लोग। और इसके साथ जो हमारा टारगेट सेट है कुछ बनने का जीवन में, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना, वो भी हम एक अपने नीट के साथ तैयारी कर सकते हैं। बच्चों नीट में अगर हम देखें तो आपको तैयारी के लिए 11th और 12th बायोलॉजी की बुक, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में मुझे नहीं पता, मैं आप लोग से बायोलॉजी का शेयर कर रहा हूँ। हालांकि मेरी जिम्मेदारी बायोलॉजी की है तो दूसरे विषय में मैं दखल अंदाजी नहीं दे सकता, ना कर सकता हूँ, ये अच्छी बात भी नहीं। बायोलॉजी की अगर हम बात करें बच्चों, बायोलॉजी में आपको कोई विशेष रेफरेंस बुक नहीं आपको तैयार करनी है। अगर आप 11th-12th की बायोलॉजी की बुक भी अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो काफ़ी है, नहीं तो मार्केट में काफ़ी सारी बुकें हैं। जहाँ तक कि मैं एक बुक को अच्छी तरह जानता हूँ जो मैं पढ़ाता हूँ नीट को लेकर, जिसका नाम है एररलेस। एररलेस 2 भागों में आती है, एररलेस 1, एररलेस 2। दोनों भी हिंदी मीडियम में आपको मिल जाएगी ऑनलाइन अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे, आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं खुद से। तो बच्चों बायोलॉजी में कुल 16 चैप्टर है। 12th स्टैंडर्ड की बात करें, 11th तो आप लोग का फिलहाल हो ही गया है, अच्छी तरह हो गया। हालांकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की स्थिति में मैं कुछ मजबूर था जिससे कि लेक्चर नहीं ले पा रहा था। मैं सरकार के नियमों का पालन कर रहा था एक टीचर होने के नाते, जिसका उल्लंघन करना भी मेरे लिए मेरे हित में नहीं। और मैं भी आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खामखा घर से बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी है तो ही निकलें, अपनी जान जोखिम में ना डालें, लॉकडाउन का पालन करें, अच्छी तरह पालन करें, संयम रखें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। तो बच्चों अगर हम बायोलॉजी की बात करें, 12th की बायोलॉजी में कुल 16 चैप्टर हैं। इस पार्ट में नहीं, लेकिन अगला पार्ट जब बनेगा तो मैं उसमें सारे चैप्टर के आपके कितने कितने नंबर के हैं वो भी सब मैं आपको करा दूंगा, बोर्ड के नंबर भी मैं आप लोग को बता दूंगा। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जीवों में जनन। बच्चों जनन आप जानते होंगे अच्छी तरह, बाकायदा आपने 10वीं में इसे प्रजनन के नाम से पढ़ा होगा। हम इसे 9वीं 10वीं में प्रजनन के नाम से पढ़ते थे, हालांकि 12th में नाम इसका जनन रख दिया गया, जीवों में जनन। पहले हम इस पाठ का उद्देश्य क्लियर कर लेते हैं बच्चों। प्रजनन या जनन क्या है? एग्जाम में इसकी परिभाषा भी पूछते हैं, प्रजनन अर्थात क्या या जनन अर्थात क्या। तो पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव, अगर हम जीवों की बात करें बच्चों तो पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव मौजूद हैं? 2 प्रकार के, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। मतलब यूनिसेल्युलर एनिमल्स और मल्टी सेल्युलर एनिमल्स, जिसे हम एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब बच्चों जनन की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारा पहला चैप्टर है जीवों में जनन। बच्चों यहाँ पर जीव शब्द क्यों लिया गया है? जनन तो हम जान गए प्रजनन, प्रजनन की परिभाषा भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बच्चों प्रजनन की ये परिभाषा है, पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव पीढ़ी दर पीढ़ी अपना अस्तित्व टिकाए रखने के लिए प्रजनन करते हैं, जिससे कि नया जीव उत्पन्न होता है और वो अपनी पीढ़ी को टिकाए रखता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, काफ़ी ध्यान से सुनिए। अगर हो सके तो आप एक नोट्स बनाकर सारी चीज़ें आप लिखते चलिए। हालांकि मेरे पास बोर्ड का अभाव है, लॉकडाउन होने की वजह से मैं एक वाइट बोर्ड भी नहीं ले सका। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे लेवल तक, जहाँ तक हो सकेगा मैं बोर्ड की व्यवस्था करके फिर आप लोगों को बाकायदा नोट्स के साथ समझाऊँगा। बच्चों हम चर्चा कर रहे थे जनन अर्थात प्रजनन, चैप्टर का नाम भी वही है, जीवों में जनन। प्रजनन की परिभाषा मैं वापस एक बार बता रहा हूँ आप लोगों को। प्रजनन अर्थात पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव, पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे वो बहुकोशिकीय हो, पीढ़ी दर पीढ़ी अपना अस्तित्व टिकाए रखने के लिए ये सभी जीव प्रजनन करते हैं, जिससे एक नई संतति उत्पन्न होती है, वो अपनी पीढ़ी को टिकाए रखता है। बच्चों कैसे होता है ये प्रजनन? क्या है ये प्रजनन? अगर हम इस पे और चर्चा करें, आप लोग का नॉलेज एक मैं पक्का करूं, तो प्रजनन अगर हम देखें तो बच्चों एक भौतिक क्रियाविधि है, सभी जीव करते हैं। प्रजनन एक भौतिक क्रियाविधि है, सभी जीव करते हैं पृथ्वी पर मौजूद, एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय। बच्चों अगर हम इस पर और चर्चा करें तो प्रजनन के 2 प्रकार होते हैं जीवों के अनुसार। हम इसे जीवों के अनुसार 2 भागों में हम इसे बांट सकते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। बच्चों अगर हम एक कोशिकीय जीवों की बात करें
एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो अपने ही शरीर के टुकड़े कर, अपने ही शरीर के विभाजन कर वो नई संतति उत्पन्न करते हैं। जबकि बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें दो जीवों का समावेश होता है। बहुकोशिकीय जीवों में दो जीवों का समावेश होता है। इसी के आधार पर प्रजनन के दो भाग किए गए हैं। एक होता है लैंगिक प्रजनन और दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन। बच्चों, लैंगिक प्रजनन क्या है, हम इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगा, प्रजनन अर्थात क्या, परिभाषा दीजिए। 2 नंबर का प्रश्न आ गया, तो आप इसे कैसे व्यक्त करेंगे? आप एग्जाम में बैठे, मान लो बोर्ड एग्जाम में बैठे, तो आप उसे लिखेंगे कैसे परिभाषित करेंगे? जैसे कि मैंने बताया, प्रजनन अर्थात पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे वो बहुकोशिकीय, पीढ़ी दर पीढ़ी अपना अस्तित्व टिकाए रखने के लिए ये सभी जीव प्रजनन करते हैं। प्रजनन करने के तत्पश्चात एक नया जीव उत्पन्न होता है जो उस पीढ़ी का सहारा बनता है, उस पीढ़ी को आगे ले जाता है। इसे हम प्रजनन कहते हैं। अब बच्चों, एक प्रश्न और आता है 1 नंबर के लिए, जिसमें हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं। 1 नंबर का वेरी स्मॉल क्वेश्चन, VSQ। पहले तो MCQ चलते थे, हालांकि MCQ ये साल लास्ट था, जो लोगों ने बोर्ड की एग्ज़ाम दे दी उन्हीं तक अब सीमित था। अब आने आप लोग जब बोर्ड की एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आप लोग को VSQ की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। VSQ अर्थात वेरी स्मॉल क्वेश्चन। मान लो बच्चों, अगर आपके वेरी स्मॉल क्वेश्चन में आ जाता है प्रजनन कितने प्रकार का है, प्रजनन कितने प्रकार का है, तो आपका प्रश्न क्या, उत्तर क्या होगा आप लोगों का? प्रजनन बहुत सिंपल 2 प्रकार का है, एक लैंगिक प्रजनन और दूसरा अलैंगिक प्रजनन। अब बच्चों, इसमें और भी VSQ बन सकता है। जैसे कि अगर हम देखें तो लैंगिक प्रजनन कौन से प्राणी करते हैं, या दूसरा एक और प्रश्न बन सकता है अलैंगिक प्रजनन कौन से प्राणी करते हैं। अगर हम बच्चों लैंगिक प्रजनन की बात करें तो लैंगिक प्रजनन में 2 जीवों का समावेश होता है, जैसे कि नर और मादा। नर और मादा। नर जो है वो शुक्राणु उत्पन्न करता है और मादा जो होती है वो अंडाणु उत्पन्न करती है। जब शुक्र कोशिका का अंड कोशिका के साथ समावेश होता है तब वहां पर कोशिका विभाजन शुरू होता है, तब एक नई संतति उत्पन्न होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मनज। युग्मनज के बाद जरायु का निर्माण होता है, जरायु के बाद एक नई संतति पूरी तैयार होती है। हालांकि बच्चों, अगर हम लैंगिक प्रजनन के बारे में और विस्तृत अध्ययन करें हम, तो लैंगिक प्रजनन बहुत धीमी प्रक्रिया है, इसमें काफ़ी समय लगता है एक नए जीव उत्पन्न करने में। जबकि इससे भी तेज अगर हम देखें तो अलैंगिक प्रजनन होता है। तो आप लोग के मन में ये भी होगा अलैंगिक प्रजनन कौन करता है? हालांकि आपको लैंगिक प्रजनन का आंसर मिल गया। लैंगिक प्रजनन सभी बहुकोशिकीय जीव करते हैं। लैंगिक प्रजनन सभी बहुकोशिकीय जीव करते हैं, जबकि अलैंगिक प्रजनन सभी एक कोशिकीय जीव। बच्चों, मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या आप लोग किसी भी ऐसे 5 जीवों का नाम बता सकते हो जो एक कोशिकीयों में आते हैं? क्या आप कोई भी ऐसे 5 जीवों का नाम बता सकते हैं जो एक कोशिकीय में आते हैं? आपके पास 5 सेकेंड का समय है। हालांकि अब हम 12th स्टैंडर्ड में आ गए। चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, बैक्टीरिया, वायरस। हालांकि वायरस तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। हाल ही में सबसे बहुचर्चित वायरस कौन है जिसका इलाज ही नहीं हो रहा है? कोविड-19। कोविड-19। हालांकि आपको ये ज़्यादा साइंस लग रहा होगा। कोविड-19 अर्थात क्या, जिसे लोकल लोग बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। अब बच्चों, क्या है ये? एक कोशिकीय जीवों में ऐसी विशिष्टता क्या होती है जिससे कि इसमें 2 संततियां समाविष्ट नहीं हो सकती? इन्हें अलैंगिक प्रजनन में क्यों रखा गया है? बहुत सिंपल सा इसका उत्तर है बच्चों। ऐसे जीवों में ना तो कोई नर होता है ना कोई मादा। ऐसे जीव जो होते हैं ये अपनी ही कोशिका को विभाजन कर नई संतति उत्पन्न करते हैं। इसलिए इनसे जो भी संततियां उत्पन्न होती हैं वो हूबहू इन्हीं की नकल होती है। मतलब
जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं, जब वो अलैंगिक प्रजनन कर नई संतति उत्पन्न करते हैं, तब इनकी संततियां हूबहू इनकी तरह होती हैं, जिसे हम क्लोन कहते हैं। क्लोन बच्चों, क्लोन एक इंग्लिश शब्द है जो कि आपके बुक में ही दिया है। पेज नंबर 5 में अगर हम देखें तो सेकंड पैराग्राफ पे दिया गया है क्लोन। बच्चों क्लोन क्या है? जैसे हम लोग शुद्ध हिंदी में कहते हैं नकल, जेरोक्स। जेरोक्स मतलब हम जो भी चीज़ की जेरोक्स कराते हैं हूबहू दूसरा जो पेज आता है मशीन से, वो हमें ठीक पहले पेज वाले जैसा निकलता है। हालांकि तो मशीन की बात है बच्चों, हम इसे प्रैक्टिकली नहीं ले सकते। इसका बहुत एक बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ, अमीबा, जो कि बुक में एक एग्जांपल दिया है। बच्चों अमीबा अगर हम देखें तो ये हमें कूटपाद दर्शाता है। कूटपाद, कूटपाद क्या, मैं आपको एक डिटेल में समझाता हूँ, विस्तृत जानकारी देता हूँ मैं। अमीबा एक ऐसा जीव है, नीट का प्रश्न भी है इसमें, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये वाली लाइन पे मेरे। अमीबा जो है वो पृथ्वी पर अमर माना गया है। अमर, अमर अर्थात ना ये कभी मरेगा ना कभी ये नष्ट होगा। हालांकि अमीबा के द्वारा कई सारी बीमारियां भी होती हैं, जैसे पेचिस हो गया, अतिसार हो गया, पेट को लेकर भयंकर बीमारी जो पानी के द्वारा हमें मिलती है, और उसमें मौजूद जो अमीबा होता है जिसके कारण हमें ये बीमारियां होती हैं। हालांकि चलो ये तो बीमारी थी बच्चों, आप खास ध्यान रखिए। अमीबा जो है वो कैसा प्रजनन दर्शाता है? कूटपाद। कूटपाद क्या है? एक विपरीत परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति अर्थात जब पर्यावरण अमीबा के अनुकूल नहीं होता है तो वो अमीबा अपने शरीर पर पुटी भवन करता है। पुटी भवन अर्थात क्या? अपने शरीर को वो बोलकर अपने शरीर पर 3 परत बना लेता है। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं पुटी भवन। बच्चों इसमें एक और प्रश्न आ गया, ध्यान दीजिए थोड़ा। पुटी भवन अर्थात क्या, समझाइए। तो आपको अमीबा के प्रजनन को लेकर समझाना है। एक बीएसक्यू प्रश्न भी बनता है, पुटी भवन कौन सा प्राणी करता है, या पुटी भवन प्रजनन कौन सा प्राणी दर्शाता है? तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है अमीबा। बच्चों पुटी भवन है क्या? जैसे कि मैंने बताया पुटी भवन केवल अमीबा ही दर्शाता है प्रजनन। ये प्रजनन जब पर्यावरण अमीबा के विपरीत होता है तब अमीबा अपने ही शरीर पर पुटी बना लेता है। 3 परतीय पुटी, पुटी जिसे हम लोग इंग्लिश में लेयर कहते हैं, परत, सामान्य हिंदी में उसे परत कहते हैं। अब वो परत बनाने के बाद जैसे ही परिस्थिति अर्थात पर्यावरण की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर हम, जैसे ही पर्यावरण उसके अनुकूल अर्थात उसके फेवर में आ जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों, जैसे हम गर्मी में व्याकुल हो जाते हैं, काफ़ी गर्मी होने पर हम काफ़ी सारे साधन ढूंढने लगते हैं, जैसे पंखे हो गए, एसी हो गया, कूलर हो गया। ठीक उसी तरह वो हमारी विपरीत परिस्थिति है, अर्थात अधिक गर्मी पड़ना या अधिक ठंडी पड़ना या अधिक बरसात होना। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर हम अमीबा पे भी चर्चा कर रहे हैं। अमीबा के प्रजनन, जिसे हम क्या कहते हैं, कूटपाद, पुटी भवन। पुटी भवन एक प्रक्रिया है जो अमीबा दर्शाता है। कब दर्शाता है बच्चों? जब पर्यावरण उसके विपरीत होता है, उसके विरुद्ध होता है पर्यावरण, तब वो अपने ही शरीर को बोलकर 3 परतीय परत बनाकर वो अनुकूल परिस्थिति का इंतजार करता है। जैसे ही पर्यावरण उसके अनुकूल हो जाता है, उसके फेवर में हो जाता है, तो अमीबा फट जाता है। अमीबा के फटने के तत्पश्चात असंख्य अमीबा बाहर आते हैं। लाखों की संख्या में भी हो सकते हैं, करोड़ों की संख्या में भी हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पुटी भवन बच्चों। हालांकि मैं इस चैप्टर से अभी जितने भी मैंने टॉपिक चलाए उस टॉपिक से संबंधित मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ बच्चों। जैसे कि मैंने बताया प्रजनन क्या है। पहला प्रश्न, प्रजनन अर्थात क्या है। दूसरा प्रश्न, प्रजनन कितने प्रकार का है। तीसरा प्रश्न, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में क्या अंतर है। चौथा प्रश्न है बच्चों, पुटी भवन अर्थात क्या है। और 5वां प्रश्न है, अमीबा के प्रजनन को संक्षेप में समझाइए। बच्चों इतनी सारी चीजें मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो प्रजनन अर्थात सभी जीव अपनी संतति या अपनी पीढ़ी बचाए रखने के लिए करते हैं। प्रजनन 2 प्रकार का है, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन। प्रजनन कितने प्रकार के जीव करते हैं। पृथ्वी पर मौजूद केवल 2 ही प्रकार के जीव हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। हालांकि इसमें वनस्पतियां भी समाविष्ट हैं, है ना। अधिकतर अलैंगिक प्रजनन कौन करता है, एक कोशिकीय जीव।
अलैंगिक प्रजनन एक कोशिकीय जीव करते हैं जिसमें ना तो नर का समावेश होता है ना तो मादा का समावेश होता है। इसका एक उदाहरण हमने अमीबा के द्वारा समझाया, पूटी भवन के द्वारा समझाया, कूटपात के द्वारा समझाया। क्या है अमीबा का पूटी भवन, क्या है अमीबा का कूटपात, क्या है, कितना आसान है। अमीबा जब विपरीत परिस्थिति में होता है अपने ऊपर परत बना लेता है, जब वो परत अनुकूल परिस्थिति में फट जाती है तो उससे असंख्य अमीबा बाहर निकलते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पूटी भवन। बच्चों की हालांकि मैंने एक नीट का भी प्रश्न इसमें समझाया, आप ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी पर कौन से जीव अमर माने गए, इमोर्टल, कभी न मरने वाले? आपका आंसर क्या है बच्चों? अमीबा। क्यों? ये ज़्यादा समझाने जैसा भी नहीं है, लेकिन तो भी मैं आपको एक थोड़ा सा डिटेलिंग कर देता हूँ शॉर्ट में। बच्चों अमीबा जो है अलैंगिक प्रजनन कर अरबों की संख्या में संततियां उत्पन्न करता है। अगर हम एक अमीबा को मारने जाएं तब तक तो करोड़ों अरबों खरबों अमीबा पैदा हो चुके होते हैं, जिससे कि इनकी संततियों को कम करना आसान नहीं है। अब बच्चों अगर हम ध्यान दें, अमीबा के कारण कई सारे रोग भी होते हैं। ये नीट का प्रश्न मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अमीबा से संबंधित रोग अतिसार, पेचिस, कॉलेरा, डायरिया, हैजा, ये सारी बीमारियां होती हैं अमीबा के कारण। बच्चों लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन करने वाले प्राणियों में अंतर क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है। लैंगिक प्रजनन में दो जीवों का समावेश होता है, एक नर और एक मादा। एक नर और एक मादा। हालांकि अलैंगिक प्रजनन में ऐसी कोई भी जीवों का समावेश नहीं होता। अब बच्चों अलैंगिक प्रजनन करने वालों की खासियत क्या है? एक तो ये संतति काफी संख्या में उत्पन्न करते हैं, इनके जान को खतरा भी काफी रहता है। सभी जीव अपना जीवन जी ले जाएं ऐसा ये भी निश्चित नहीं होता है। कुछ अपने जीवन काल के दौरान ही मर जाते हैं या किसी का शिकार हो जाते हैं, किसी का भोजन बन जाते हैं। जितने भी अलैंगिक प्रजनन करने वाले प्राणी हैं, इनसे उत्पन्न संततियां हूबहू इन्हीं की नकल होती है। अर्थात एक कोशिकीय जीवों से या अलैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों से जो भी संततियां उत्पन्न होती हैं, उनकी संततियां हूबहू उन्हीं की तरह होती है। फॉर एग्जांपल अमीबा का बच्चा अमीबा जैसे ही होगा, या अमीबा द्वारा पैदा हुआ जीव अमीबा जैसा ही होगा, पैरामीशियम द्वारा पैदा हुआ जीव पैरामीशियम जैसा होगा। इसलिए इनसे उत्पन्न संततियों को हम क्लोन कहते हैं, जेरोक्स। क्या कहते हैं? जेरोक्स, अर्थात क्लोन। अब बच्चों अगर हम देखें तो प्रजनन में जो मुख्य जड़ है या मुख्य चीजें जो हमें समझने जैसी हैं वो क्या है? कोई आइडिया है आप लोगों को? बच्चों बता सकते हैं आप लोग कि प्रजनन में ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे कि सभी जीव अपना अस्तित्व पीढ़ी दर पीढ़ी टिकाए रखते हैं? कोशिका विभाजन। क्या होता है बच्चों? कोशिका विभाजन। बच्चों कोशिका अर्थात क्या? कोशिका की भी परिभाषा हमने हो सकता है 9वीं 10वीं में पढ़ी हो या नहीं भी पढ़ी हो, तो हम आज यहाँ पर एक रिपीट कर लेते हैं या समझ लेते हैं। कोशिका अर्थात क्या? सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। बच्चों कोशिका भी कितने प्रकार की होती है? कोशिका भी 2 प्रकार की होती है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों में अंतर क्या है? एक कोशिकीय जीवों में केंद्रक नहीं होता, वो केंद्रक विहीन होते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में केंद्रक पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में केंद्रक उपस्थित होता है। अब बच्चों अगर हम इस पर और विस्तृत अध्ययन करें तो कोशिका सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हालांकि आपको एक और नीट का प्रश्न बता देता हूँ। सभी कोशिकाओं के अपने अपने जीवन काल निश्चित किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पृथ्वी पर तो 2 ही प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। दोनों में अंतर, एक कोशिकीयों में केंद्रक नहीं होता है जबकि बहुकोशिकीयों में केंद्रक पाया जाता है। एक कोशिकीयों में केवल आरएनए उपस्थित होता है तो कुछ कुछ जीवों में डीएनए भी होता है।
लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते डीएनए और आरएनए दोनों भी पाया जाता है, ऐसा कतई नहीं होता। जबकि अगर हम बहुकोशिकीयों की बात करें तो ऐसे जीवों में केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों भी पाया जाता है, दोनों भी उपस्थित होता है। डीएनए क्या है, आरएनए क्या है? बच्चों डीएनए ये आनुवांशिकता की इकाई है, जबकि आरएनए ये शरीर की रचनात्मक इकाई है। अर्थात अगर हम चर्चा करें एक मनुष्य के शरीर की व्याख्या में देता हूँ, मनुष्य का शरीर अगर हम देखें डीएनए और आरएनए दोनों चीज़ों का बना हुआ है। पॉज करें बच्चों, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों में अंतर क्या है, केंद्रक युक्त और केंद्रक विहीन। बच्चों अगर हम बहुकोशिकीयों की बात करें तो उनके केंद्रक में डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है, दोनों के अपने अलग अलग कार्य हैं। आरएनए ये हमारे शरीर को बनाता है, प्रोटीन का ब्लॉक है। जैसे कि अगर हम कोई एक बिल्डिंग बनाते हैं या कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, कोई एक फ्लैट बनाते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पर दो संसाधनों की जरूरत पड़ती है, एक पिलर और एक ईंटें, जिसे हम लोग ब्लॉक्स बोलते हैं। बच्चों पिलर और ईंटा को जब हम एक करते हैं तब जाकर एक पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी बना है। हालांकि अगर हम हमारे शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में जो ईंटा रूपी रचना है वो है आरएनए। आरएनए एक प्रोटीन इकाई है जो हमें अपने खुराक से प्राप्त होती है। आगे हम ये भी चैप्टर में पढ़ेंगे, पाचन जो अभिक्रियाएं जो चैप्टर है। डीएनए क्या है बच्चों, आप लोग को डीएनए और आरएनए का पूरा नाम पता है? अगर नहीं पता तो इसे एक बुक में लिख लीजिए, बाकायदा नोट्स बनाते चलिए। आरएनए अर्थात राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए अर्थात क्या, या आरएनए की क्रिया क्या है? तो आपको बहुत सिंपल सा आंसर लिखना है, आरएनए हमारे शरीर की रचनात्मक इकाई है। आरएनए का पूरा नाम राइबोस, जिसे अगर इंग्लिश में बोले हम तो रिबोस होता है। आपको जैसा ठीक लगे, राइबोस लिखो तो भी सही है, रिबोस लिखो तो भी सही है। राइबोस न्यूक्लिक एसिड आरएनए। जबकि डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। बच्चों कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो कोशिकाओं के अपने अपने जीवन काल है। जैसे कि मैं बता रहा था अभी, जो मैंने आपको पूरे नाम बताइए, नीट में भी कभी कभी आ जाता है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। 4 नंबर का सवाल है बच्चों नीट के लिए, और अगर बोर्ड में आ गया तो 1 नंबर का सवाल होगा। एक कोशिकीय कोशिकाओं का जीवन काल होता है 90 मिनट का, जबकि बहुकोशिकीय कोशिकाओं का जीवन काल होता है 24 घंटे का। अब बच्चों इसको मैं आपको एक टॉपिक से जोड़ना चाहूँगा। इससे कुछ थोड़ी देर पहले अगर आप पीछे की तरफ जाएं तो आप ध्यान दें, मैंने आपको समझाया था एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो बहुत सारी संततियाँ उत्पन्न करते हैं, प्रजनन करते हैं। प्रजनन भी 2 प्रकार का है, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक प्रजनन कौन करता है? नर और मादा एक होकर। अलैंगिक प्रजनन कौन करता है? मौजूदा जीव ही अपने शरीर के टुकड़े कर या विभाजन कर करता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको पार्ट 2 में या पार्ट 3 में जब जो भी लेक्चर इसके आगे चलेगा उसमें मैं आप लोग को बाकायदा समझाऊंगा। बच्चों इसको मैं कोशिकाओं से कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया एक कोशिकाओं के जीवों का जीवन काल होता है 24 घंटे और बहुकोशिकीय कोशिकाओं का जीवन काल होता है, बोलो बोलो, 24 घंटे। वो भी 24 घंटे, वो पता था यही बोलोगे सब लोग। अब ध्यान से सुनो, सो मत मेरे लेक्चर में। एक कोशिकीय कोशिकाओं का जीवन काल होता है 90 मिनट। वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ताकि आप नींद में ना चले जाएं, नहीं तो आप एग्जाम में लिख देंगे उल्टा पुल्टा कि बहुकोशिकीय कोशिकाओं का जीवन काल होता है 90 मिनट और एक कोशिकीयों का होता है 24 घंटे या 24 मिनट या 24 सेकेंड। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मूड में एकदम खोए रहते हैं और कुछ भी उल्टा सीधा लिख के चले आते हैं। ऐसे बच्चों को हमारे गाँव में बकलोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बकलोल। ध्यान दीजिए बच्चों, एक कोशिकीय कोशिकाओं का जीवन काल 90 मिनट, मतलब 90 मिनट्स, 90 मिनट। कौन से हैं वो जीव? ये भी मैंने आपसे प्रश्न में पूछा था, एक कोशिकीय जीवों के कोई 5 नाम बताओ। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, बैक्टीरिया, वायरस, सब एक कोशिकीयों में आते हैं। इनका जीवन काल 90 मिनट का होता है।
बहुकोशिकीयों का 24 घंटे, बहुकोशिकीयों के कोशिकाओं का जीवन काल 24 घंटे। अब बच्चों प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है ये किसकी सहायता से होती है? कोशिका विभाजन। किससे होती है बच्चों? कोशिका विभाजन। हालांकि एक कोशिकीय कोशिकाओं का जीवन काल कम होने के कारण अर्थात 90 मिनट होने के कारण ये जीव ही जीव उत्पन्न करते रहते हैं, जीव ही जीव। इसका एक एग्जाम्पल मैंने अमीबा का बताया। क्या करता है अमीबा? कौन सा प्रजनन करता है? कौन बताएगा? अमीबा कैसा प्रजनन दर्शाता है? कूटपाद और कुटीभवन। क्या होता है? तापमान जब अमीबा के खिलाफ होता है तो अमीबा अपने शरीर को बोलकर 3 परतीय लेयर बना लेता है, परत बना लेता है, उसे हम कहते हैं कुटीभवन। जैसे पर्यावरण इसके अनुकूल हो जाता है, इसके साथ हो जाता है, तो अमीबा खुद ब खुद फटकर असंख्य अमीबा पैदा करता है। तो ये कुटीभवन था, कूटपाद था, किसके लिए? अमीबा के लिए। जब एक कोशिकीय जीव कोई संतति उत्पन्न करता है तो उनसे उत्पन्न जीवों को हम क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्लोन। आइए अब हम आगे चर्चा करते हैं। एक कोशिकीयों के द्वारा जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं वो उनकी क्लोन होते हैं, नकल होते हैं। उदाहरण अमीबा का बच्चा अमीबा, पैरामीशियम का पैरामीशियम, युग्लिना का युग्लिना, आदि आदि आदि। अब बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय की कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है या कितने मिनट का होता है या कितने घंटे का होता है? तो आपको बहुत सिंपल सा आंसर देना है, 24 घंटे अर्थात 1 दिन। अलैंगिक प्रजनन करने वाले जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं वो हूबहू अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होते, अपने पेरेंट्स की नकल नहीं होती, वनस्पतियों को छोड़कर। अगर हम प्राणियों की बात करें बच्चों, तो प्राणियों में जो अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो हूबहू अपने पितरों जैसे नहीं मिलते, अर्थात अपने मम्मी डैडी से या अपने माता पिता जैसे हूबहू नहीं दिखते। उनमें कुछ भिन्नता होती है, उनमें कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण अलैंगिक प्रजनन के लिए लैंगिक प्रजनन के लिए कोई भी ऐसा विशिष्ट नाम दिया नहीं गया। बच्चों लैंगिक प्रजनन के बारे में हम और आगे से भी विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। लैंगिक प्रजनन, हालांकि इनमें भी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो कोशिका विभाजन के द्वारा होती हैं बच्चों, चाहे वो लैंगिक हो चाहे वो अलैंगिक हो। हम लैंगिक प्रजनन की चर्चा कर रहे हैं बच्चों। लैंगिक प्रजनन में जब नर और मादा युग्मक एक होते हैं तो ऐसे प्रजनन को लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही युग्मक सहभागी होता है और अपने शरीर के वो विभाजन कर या टुकड़े कर असंख्य जीव उत्पन्न करता है। बच्चों क्यों लैंगिक प्रजनन वाले जीवों की संततियां कम होती हैं? क्योंकि प्रजनन में एक चीज कॉमन है, एक चीज सामान्य अगर आप ध्यान दें तो क्या? कोशिका विभाजन। क्या है बच्चों? कोशिका विभाजन। ये तो अभी खाली मैं आपको पाठ की प्रस्तावना बता रहा हूँ, काफ़ी बड़ा है प्रस्तावना। अगर हम प्रस्तावना क्लियर करेंगे या पाठ का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो पाठ आगे आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने डाउट मेरे समक्ष रख सकते हैं और मैं उसको क्लियर करूँगा। अब बच्चों जैसे कि हम बात कर रहे थे, प्रजनन में एक चीज सामान्य है। क्या है वो चीज? कोशिका। अगर मैं इसको प्रश्न बना के समझाऊं, कोशिका अर्थात क्या? सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। कोशिका कितने प्रकार की हो सकती है? एक कोशिकीय जीव और दो बहुकोशिकीय जीव। दोनों में अंतर क्या है? आपको एक छोटे से इसमें आंसर लिखना है। क्या? एक कोशिकीयों में केंद्रक नहीं होता जबकि बहुकोशिकीयों में केंद्रक पाया जाता है। एक कोशिकीयों में डीएनए या आरएनए होगा जबकि बहुकोशिकीयों में आरएनए और डीएनए दोनों भी होते हैं। ये आपको लिखना है। अगर एग्जाम में आता है तो ठीक, नहीं तो आपको अपने आगे भविष्य के नॉलेज के लिए आपको बहुत काम आएगा। अब बच्चों जीवों की संख्या, अगर आपके सामने से कोई लोकल आदमी आके पूछता है चल बता कौन सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करता है, तो आपको बहुत सामान्य से आंसर देना है। कौन? एक कोशिकीय जीव। सबसे कम बच्चे कौन पैदा करता है, तो आपको क्या आंसर देना है? बहुकोशिकीय जीव। दोनों
कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बच्चे पैदा करते हैं? प्रजनन। प्रजनन क्या है? सभी जीव करते हैं पृथ्वी पर मौजूद, पीढ़ी दर पीढ़ी अपना अस्तित्व टिकाए रखने के लिए। हम इस चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग पक्के हो जाओ बच्चे। अब प्रजनन कितने प्रकार का है? दो, लैंगिक और अलैंगिक। दोनों में अंतर क्या है? लैंगिक में 2 युग्मक सहभागी होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, जबकि अलैंगिक प्रजनन में एक ही युग्मक सहभागी होता है। अब बच्चों प्रजनन क्या है? प्रजनन के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, या प्रजनन की मुख्य प्रक्रियाएं कौन सी हैं? कोशिका। कोशिका अर्थात क्या, वो भी मैंने आपको परिभाषा में व्यक्त कर दिया है। सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। डीएनए आरएनए का आपको पूरा नाम भी बता दिया मैंने। आरएनए अर्थात हमारी जो बॉडी बनी है वो आरएनए अर्थात प्रोटीन की बनी है, जिसे हम साइंस में, प्योर साइंस में, बायोलॉजी में हम आरएनए कहते हैं बच्चों। और अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए अर्थात क्या, हमारी आनुवांशिकता की इकाई। आनुवांशिकता की इकाई अर्थात क्या बच्चों, जो हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहती है। बच्चों ये आते कैसे हैं हमारे शरीर में? डीएनए और आरएनए आते कैसे हैं हमारे शरीर में? कोशिकाओं के द्वारा। शुक्र कोशिका और अंड कोशिका का जब विभाजन होता है तब हमें अपने पितरों से अर्थात माता पिता से हमें डीएनए और आरएनए प्राप्त होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या है? रिबोज न्यूक्लिक एसिड। दोनों में अंतर क्या है? इसके बायोलॉजी की भाषा में मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। आरएनए ऑक्सीजन युक्त होता है, इनमें शर्करा भी अलग अलग होते हैं, जबकि डीएनए में ऑक्सीजन नहीं होता, जिसके कारण इसे डीऑक्सी कहा जाता है। डीऑक्सी अर्थात ऑक्सीजन विहीन, जबकि आरएनए में ऑक्सीजन होता है। ये एक अंतर आप सामान्य रूप से याद रखिए, ठीक है। अब बच्चों ये था हमारा डीएनए और आरएनए। अभी तो हम प्रस्तावना में ही चल रहे हैं, अभी आगे बहुत कुछ बाकी है बच्चों। जीवन काल की बात करते हैं। जीवन काल, जीवन काल जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइफ स्पान। क्या कहते हैं बच्चों? लाइफ स्पान। एक कोशिकीय जीवों का जीवन काल कितने मिनट का होता है? 90। बहुकोशिकीय कोशिकाओं का जीवन काल कितने मिनट का होता है, या कितने घंटे का होता है, या कितने दिन? 24 घंटे अर्थात 1 दिन। बच्चों मैं आप लोग का ध्यान और एक चीज पे लाना चाहूंगा। जीवन काल के आधार पर जीवन काल के आधार पर कई सारे जीवों के जीवन काल निश्चित किए गए। कई सारे जीवों के जीवन काल निश्चित किए गए। हालांकि हम पहला चैप्टर कर रहे हैं आज, जीवों में जनन पार्ट 1 है। ये मेरे वीडियो का पार्ट 1 है, जो अभी प्रस्तावना पे ही हम चल रहे हैं। प्रस्तावना आपको अच्छी तरह अगर समझ में आ जाती है तो ये चैप्टर आगे एकदम आसानी से आपको समझ में आते रहेगी। और बाई चांस अगर कहीं ना कहीं अगर आप लड़खड़ाते हैं, चैप्टर नहीं समझ में आता, तो आप बेझिझक मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। बच्चों जीवन काल के आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं पहले चैप्टर पे अगर हम पेज नंबर 4 देखें, पेज नंबर अगर हम 4 पर देखें, मैं आप लोग का ध्यान बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। आप देख रहे होंगे सामने आपके रखा गया है कुछ जीवों के नाम। इसमें नंबर 1 पे मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा। सबसे पहला हाथी है। हाथी दिख रहा है आपको? हाथी जिसे हम लोग इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं बच्चों। खैर इंग्लिश हिंदी हमें यहाँ पर नहीं करना है, हमें खाली बायोलॉजी पढ़ना है बच्चों। यहाँ पर जो आपके पेज पर दिख रहा है, हाथी का जो जीवन काल है वो 48 साल का होता है। कितने साल का होता है बच्चों? 48 साल। अब बच्चों अब एक मैं नीट का आपको सवाल बताता हूँ बच्चों। यहाँ पर हम सबसे पहला जानवर जो देख रहे हैं वो हाथी, जिसका जीवन काल 48 साल का है। आप लोग एक नोट्स में लिखते चलिए प्लीज़। जब आप लोग के स्कूल से आपको किताब मिलेगी तब आप उस पर लिख सकते हैं बच्चों। इसमें एक मैं नीट का प्रश्न ऐड करना चाहूँगा। मान लो एक प्रश्न मैं आपको बना के पूछ रहा हूँ। यहाँ पर हाथियों की प्रजाति देखें तो यहाँ पर हाथियों की प्रजाति अगर हम देखें तो 2 प्रकार की दी गई है, जिससे कि क्वेश्चन भी घुमा फिरा के पूछते हैं। ये आपके सामने जो मैं बुक पे दिखा रहा हूँ ये एशियन हाथी है। एशियन अर्थात जो एशियन कंट्री में पाई जाती है, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया।
ऐसे जगहों पर पाए जाने वाले हाथी को एशियन हाथी कहते हैं। जबकि एक और हाथी की प्रजाति है जो अफ्रीका में पाई जाती है, अफ्रीकन हाथी, उसका जीवन काल बच्चों 70 से 75 साल होता है। आप इस चीज़ पर भी ध्यान रखिए। फिर गुलाब, हालांकि बच्चों यहाँ पर लिखा नहीं गया है, गुलाब का जीवन काल जो होता है वो लगभग 15 से 20 दिन का होता है, लिख लीजिए। हाथी का जीवन काल 48 साल। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है बच्चों, ये जो आपको मैं जीवन काल बता रहा हूँ एशियन हाथी का है। एशियन, जो एशियन कंट्रीज़ में पाई जाती है, एशियन देशों में पाई जाती है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका आदि आदि जगहों पर। जबकि अफ्रीकन हाथी का जीवन काल बच्चों ये भी आपको ध्यान में रखना है 70 से 75 साल। गुलाब 15 से 20 दिन। कुत्ता 10 से 13 साल। तितली का पहले से ही लिखा हुआ है 1 से 2 हफ्ते। कौवा 15 साल। केले का पौधा 6 साल। गाय 8 से 12 साल। तोता 140 साल। मगरमच्छ 60 साल। घोड़ा 25 से 33 साल एवरेज। कम से कम 25 साल, अधिक से अधिक 33 साल बच्चों। इसके लिए यहाँ पर 2 तरह की उम्र दिखाई गई है। जैसे गाय का अगर हम लें 8 से 12 साल, कम से कम 8 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल। बच्चों जीवन काल को लेकर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, वैज्ञानिक चीज़ें हैं जो वैज्ञानिक कारण। बच्चों आप अपने दिमाग में ये चीज़ मत बिठा के रखना कि ये 12 साल ही जीते हैं। तोते का अगर हम देखें तो ये कंपलसरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं कि ये 140 साल ही जिए। कभी कभी कुछ बीमारी लगने के कारण भी इनकी मृत्यु हो जाती है, हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। तो कभी कभी ये किसी का शिकार हो जाते हैं, इनको कोई प्राणी अपना पेट भरने के लिए इनको खा जाता है ना। ये खाली एक वैज्ञानिक रूप से आपको इनकी उम्र बताई गई है। अगर ये अपनी प्राकृतिक जीवन जिए, अगर गाय अपना प्राकृतिक जीवन जीती है तो 8 से 12 साल है बिना रोग के। तोता 140 साल है। मगरमच्छ 60 साल है। घोड़ा 25 से 33 साल। फल मक्खी 40 से 50 साल है। फिर धान का पौधा 4 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 महीना। कछुए की आयु अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे अधिक है 100 से 150 साल। और बरगद 200 साल। चलो बच्चों, अब बरगद की अगर हम चर्चा करें तो मैं आपको एक कन्फ्यूजन वाला एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर बरगद की जो सामान्य उम्र दी गई है 200 साल, लेकिन हमारे भारत देश में अगर हम देखें तो बोधगया जो कि कलकत्ता का एक शहर है, वहाँ पर एक बरगद का पेड़ ऐसा भी है जो 2500 साल पुराना है। आप चाहे तो नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं आप, अगर आपके पास टाइम हो। हालांकि मैं टाइम की कहाँ बात कर रहा हूँ, लॉकडाउन में तो सबके पास टाइम ही टाइम है, जलसा ही करना है आप लोगों को। तो बच्चों हम चर्चा कर रहे थे, नीट में भी आ सकता है ये, भारत में मौजूद सबसे पुराना वृक्ष कौन सा है? बोधगया में मौजूद बरगद का वृक्ष जो कि 2500 साल पुराना है। देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, बरगद का सामान्य बरगद का जीवन काल जो होता है 200 साल का होता है लगभग। अगर हम इसमें एक नीट का प्रश्न ऐड करें तो नीट के प्रश्न में जो सबसे भारत देश में सबसे जूने से जूना या पुराने से पुराना जो बरगद का पेड़ है वो बोधगया वृक्ष है। आप नेट पे भी सर्च करके एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये सब प्राणियों का जीवन काल आप जैसे कि देख रहे हैं, ये पेज पे आपको पेज नंबर 4 पे पहले ही पाठ में दिख जाएगा। ये सारे प्राणी जो हैं वो बहुकोशिकीय हैं, इनमें कुछ वनस्पतियाँ भी दी गई हैं
जैसे गुलाब, केला, बरगद और चावल। तो ये सारे बहुकोशिकीय जीवों में आते हैं, है ना। क्या आप बता सकते हैं बहुकोशिकीय जीव कौन सा प्रजनन दर्शाते हैं, लैंगिक या अलैंगिक? लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में किसका समावेश होता है? दो युग्मकों का, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। अब बच्चों इसके बाद अगर हम यहाँ पर एक शब्द देखें, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है पेज नंबर 5 पे, ये रहा पेज नंबर 5। यहाँ पर ये पैराग्राफ पर गौर कीजिए। ये पैराग्राफ पर गौर कीजिए बच्चों। जैसे कि हमें पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, ऊपर से चौथी लाइन में आप अगर देखें तो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये रही जनन प्रक्रिया। अर्थात जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया है, प्रजनन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है जो एक अथवा दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहती है। अगर हम यहाँ पर एक के बारे में सोचें, अर्थात कौन हो गया बच्चों? एक कोशिकीय जीव, तो उनका जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। और यदि दो युग्मक की भागीदारी हो, और वो दो युग्मक में कौन आ गए बच्चों? गेस करो, ये रहा नर और मादा युग्मक। तो ऐसे प्रजनन को हम कौन सा प्रजनन कहते हैं? लैंगिक प्रजनन। ये आप देख सकते हैं बाकायदा। तो ये हमारा पैराग्राफ इसी चीज़ पर आधारित है जिसको मैंने पहले से ही समझा रखा है। बस आपको ये पूरा पढ़ना नहीं है, बस आप अपने दिमाग में ये बैठा के रखिए, प्रजनन के प्रकार दो, लैंगिक और अलैंगिक। पूरे सृष्टि में अगर पृथ्वी पर बात करें हम, तो पृथ्वी पर दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। इसी आधार पर आप कल्पना कर सकते हैं, एक कोशिकीय जीव अलैंगिक प्रजनन दर्शाता है और बहुकोशिकीय जीव लैंगिक प्रजनन दर्शाता है। बहुकोशिकीय जीवों में कुछ वनस्पतियों का भी समावेश है जो लैंगिक प्रजनन दर्शाते हैं। तो कुछ वनस्पतियां भी एक कोशिकीय में रखी गई हैं, जैसे शैवाल हो गया, नील हरित शैवाल, बीजीय जिसे हम कहते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी। ये शैवाल जो होते हैं ये अलैंगिक प्रजनन दर्शाते हैं। वो पार्ट 2 वीडियो जब मैं बनाऊंगा उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आप लोग नोट्स लेके तैयार रहिएगा। नोट्स आपको बाकायदा लिखाया जाएगा मेरी तरफ से, बोल बोल कर। आपको वीडियो एकदम गौर से सुनना है, एकांत में सुनना है, और इसमें जो चीज़ समझ में नहीं आती आप मुझे कॉल करके एनी टाइम पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा जीवों में जनन का प्रस्तावना। बच्चों फिर से मैं कुछ इसमें प्रश्न पूछना चाहूँगा नीट का लेकर। मैं चाहता हूँ आप नीट से अलग ना रहें, बायोलॉजी के साथ साथ आप नीट से भी जुड़े रहें, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए 12th है उतना ही हमारे करियर के लिए इम्पोर्टेंट नीट की एग्ज़ाम है। तो मेरा पहला प्रश्न ये है, ध्यान से सुनिएगा। प्रजनन अर्थात क्या, परिभाषा दीजिए। ये आपको खुद से लिखना है, ध्यान से समझिए बच्चों। प्रश्न वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1, आप इसे चाहे एज अ होमवर्क ले सकते हैं या एक प्रैक्टिस के लिए एक कार्य दे रहा हूँ मैं आपको, आप इसे इस तरह से ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रजनन अर्थात क्या, परिभाषित कीजिए। आपको अपने मन में ये नहीं रखना है कि ये कितने नंबर का होगा सर, कितने नंबर का नहीं होगा। आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, बाकी एग्ज़ाम में देख लेंगे जितने भी नंबर का है, हमें लिखने से मतलब है। प्रश्न नंबर 2 बच्चों, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 3, अमीबा में होने वाले प्रजनन की प्रक्रिया समझाइए। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट,
लैंगिक प्रजनन या अलैंगिक प्रजनन से किस तरह भिन्न होता है? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, कूटपाद अथवा पुटी-भवन अर्थात क्या? संक्षिप्त में समझाइए। संक्षिप्त में समझाइए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रजनन की प्रक्रिया ये किस पर निर्भर करती है? तो बच्चों इसका आंसर मैं आप लोग को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। कोशिका विभाजन पर। प्रश्न है प्रजनन की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? तो इसका साफ और स्पष्ट आंसर ये है बच्चों, स्पष्ट उत्तर ये है कोशिका विभाजन पर। कोशिका विभाजन भी दो प्रकार की दर्शाई जाती है, एक कोशिकीयों में और बहुकोशिकीयों में। कोशिका विभाजन पर बच्चों हम पार्ट 2 वाले वीडियो में विस्तृत रूप से समझेंगे कोशिका विभाजन कैसे होता है। ये हालांकि हम 11th में पढ़ चुके हैं 8वें 9वें 10वें चैप्टर में, लेकिन तो भी एक बार मैं रिवाइज करवा दूंगा ताकि हम इस चैप्टर से अच्छी तरह से जुड़े रहें, हम भटक ना पाए कहीं। और नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपको हो सके तो लिख लीजिए एक बुक पे, आप चाहे उसे रफ समझें या आप चाहे उसे नोट समझें, आपके अच्छे के लिए है, प्रैक्टिस हो जाएगी एक अच्छी खासी। अफ्रीकन हाथी का जीवन काल सामान्यतः कितना होता है? अफ्रीकन, रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन बच्चों, अफ्रीकन हाथी का सामान्यतः जीवन काल कितना होता है? नेक्स्ट, एक लॉजिकल प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ, आपको लिखना है और उत्तर खुद से देना है। हमारा जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है सब लोग अलग अलग से उसका रिप्लाई करेंगे, इसको लिखना नहीं है, आपको मुझे रिप्लाई करके बताना है व्हाट्सएप ग्रुप पे। ध्यान से समझिए, यदि एक नर कौवे का जीवन काल 15 वर्ष का है तो मादा कौवा का जीवन काल लगभग कितने वर्ष का होगा? आपको इसको मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे रिप्लाई करके बताना है जब आपके पास टाइम हो। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, इसका भी आपको व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई देना है मुझे, ताकि मैं समझ पाऊँ कि कितने लोगों को समझ में आ रहा है या कितने लोगों को नहीं। प्रश्न है बच्चों, ध्यान से समझिए, क्या आप जीवन काल को सुनिश्चित कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, क्या यह जरूरी है तोता 140 साल ही जिए? अगर हाँ, आपका आंसर हाँ है तो क्यों है, ना है तो क्यों है? आपको मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई देना है। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है तो वो चिंता ना करें, एक दूसरे की मदद लेकर भी वो पूछ के मुझे रिप्लाई दे सकते हैं। अगर कोई आपकी मदद नहीं भी कर रहा है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का प्रस्तावना वाला भाग। आप देख सकते हैं इसमें हमने अच्छी तरह से सब कुछ कवर कर लिया है। ये कुछ प्राणियों का जीवन काल साल में है, आप देख सकते हैं बाकायदा। केवल जो चावल अर्थात धान का जो पौधा है वो सिर्फ महीने में दर्शाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, और मैं आपको अपने पहले चैप्टर का नाम भी दिखा दे रहा हूँ। ये रहा अध्याय 1, जीवों में जनन। हालांकि जैसे कि हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, इस चैप्टर में केवल 2 ही टॉपिक हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखकर पढ़ना है। लैंगिक जनन, जनन से आप समझ ही रहे हैं बच्चे, जनन अर्थात क्या बच्चों बोलो? प्रजनन। लैंगिक और अलैंगिक,
प्रजनन की परिभाषा हालांकि बुक में नहीं दी गई है, तो भी मैंने प्रजनन की परिभाषा आपको बता दी है, तो भी मैं आप एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए कान खोलकर प्लीज़। प्रजनन अर्थात क्या? पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी संततियों को बचाए रखने के लिए प्रजनन करते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी अपना अस्तित्व टिकाए रखने के लिए प्रजनन करते हैं, जिससे कि एक नया जीव उत्पन्न होता है और उस पीढ़ी को टिकाए रखता है। तो बच्चों आप ध्यान से देख सकते हैं, ये हमारा पहला चैप्टर जीवों में जनन। हालांकि यहाँ पर कुछ आकृति आप लोग देख रहे होंगे, ये आकृति बच्चों हमारे कोशिका विभाजन की है, जो कि प्रजनन की मूलभूत इकाई है। क्यों प्रजनन की मूलभूत इकाई? क्योंकि कोशिका विभाजन से ही वृद्धि और विकास होता है प्राणियों का। कोशिकाएं भी दो प्रकार की हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। दोनों में अंतर मैंने आप लोग को समझा दिया है। तो बच्चों ये था आज हमारा पार्ट 1 का लेक्चर। मैं बहुत जल्द पार्ट 2 का भी लेक्चर अपलोड करूँगा। आपको नोट्स तैयार रखने हैं, उस लेक्चर में मैं आपको नोट्स भी लिखवाऊँगा। आपको नोट्स लिखने के साथ साथ मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा, कुछ प्रश्न भी पूछूंगा, जो आपको लिखकर भी मुझे दिखाना है और व्हाट्सएप पे मुझे लिखकर उसका जवाब भी देना है। ठीक है बच्चों, चलो अब आज का जो लास्ट टॉपिक है, मैं आप लोग का ध्यान लाना चाहूँगा इस शब्द पर, क्लोन। आप ये देख रहे हैं डार्क अक्षर में लिखा हुआ है, एकदम गहरे अक्षर में क्लोन। क्लोन अर्थात क्या बच्चों? जितने भी अलैंगिक प्रजनन करने वाले जीव हैं, उनसे उत्पन्न जो संततियां होती हैं, हूबहू उनकी नकल होती हैं, हूबहू उनके समान होती हैं। ऐसे संततियों को हम क्या कहते हैं? क्लोन। बच्चों जबकि क्लोन शब्द की जो यहाँ पर व्याख्या दी गई है, यहाँ पर जो क्लोन शब्द की चर्चा दी गई है, वो केवल और केवल आप देखेंगे तो अलैंगिक प्रजनन के लिए है, ना कि लैंगिक प्रजनन के लिए। इसका वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है? सर क्यों अलैंगिक प्रजनन में ही क्लोन शब्द का उपयोग किया गया है, सर लैंगिक में क्यों क्लोन शब्द का उपयोग क्यों नहीं किया गया है? तो इसका बच्चों बहुत सामान्य सा आंसर है। एक कोशिकीय जीव हूबहू अपनी तरह संततियां उत्पन्न करते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीव जो लैंगिक प्रजनन करते हैं, उनकी संततियों में भिन्नता पाई जाती है। जैसे अगर हम देखें, एक भाई बहन है, भले वो जुड़वा ही पैदा हुए हैं, या दो जुड़वा लड़के पैदा हुए हैं, या दो जुड़वा लड़की पैदा हुई हैं, वो शारीरिक रूप से समान हो सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से समान नहीं हो सकते, उनमें भिन्नता होती है। लेकिन अगर हम प्रजनन की प्रक्रिया देखें बच्चों, तो प्रजनन में एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा आप लोग के नॉलेज के लिए, हालांकि बुक में वो चीज़ भी नहीं दी गई है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, वो प्रजनन पर्यावरण के अनुकूलित होकर करते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत करते हैं। क्योंकि प्राणियों पे किसका नियंत्रण होता है? पर्यावरण का। पर्यावरण के विपरीत जाकर कोई भी प्राणी कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो ये था हमारा प्रस्तावना। आप लोग देख रहे हैं, प्रस्तावना भले आपको दिखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन समझाने में ये काफ़ी बड़ा है और रुचिकर भी है। और मुझे ये उम्मीद है आप लोग को पूरी तरह ये प्रस्तावना आपको समझ में आ गई होगी। और नहीं भी आई तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप मुझसे कभी भी फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रश्न जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर होमवर्क के लिए दिया है या आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है, मुझे उम्मीद है आप इसको दिलो जान से करेंगे और रिप्लाई भी देंगे व्हाट्सएप पर। तो इसी के साथ आज मैं अपना वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो इसी पर होगा, पार्ट 2। हालांकि ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे अलैंगिक जनन पे पूरी विस्तृत जानकारी, कौन कौन से प्राणी इसमें समाविष्ट किए गए हैं। और नेक्स्ट जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन में कुछ प्राणी, कुछ वनस्पतियों का समावेश किया गया है। फिर
स्टार्ट होगा लैंगिक जन्म। तो हम क्रमानुसार करेंगे। आप जुड़े रहिए मुझसे, इस वीडियो से जुड़े रहिए। और मैं आप लोग से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, लॉकडाउन है, अपने परिवार का और अपना सेहत का ध्यान रखिए। रिस्क मत लीजिए, लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है बच्चों। जहाँ हो वहीं रहो, सुरक्षित रहो। नमस्ते।